दोस्तों, कल हमने बताया था आपको, कल क्या सवेरे वीडियो अपलोड किया था कि नहीं, ये ओनली एक करेक्शन है, मार्केट डाउन नहीं होगी, मार्केट अप ही जाएगी। और क्योंकि एक रीजन से मार्केट कई बार नहीं गिरती, बार बार नहीं गिरती है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन ये पंडित लोग आप लोगों को नहीं बताएंगे, ये बड़े बड़े न्यूज वाले आपको नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे कि एक तो वो खुद ही हवा हवाई में चलते रहते हैं, वो डीपली किसी चीज को वॉच नहीं करते हैं। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा आज ये है कि इक्विटी, जिसमें म्यूचुअल फंड और शेयर आ गया, उसके बाद में आपका एफडी, ठीक है ना, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट जो आ गए, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट जो आ गए, और उसके बाद में आपका एक और माना जाता है हैज, ठीक है ना। तो अभी इसके बाद में हम इसको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, तो इस डाइवर्सिफिकेशन के लिए, पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी है आपको। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को इमरजेंसी फंड अपना बनाना है। इमरजेंसी फंड, इक्विटी में घुसने से पहले इमरजेंसी फंड होना मस्ट है। उसके बाद में सेविंग की आदत डालनी है आपको, ठीक है ना। इमरजेंसी फंड बनाना है, सेविंग की आदत डालनी है। आफ्टर दैट फिर जाकर के आपको अपना गोल सेटअप करना है। गोल सेटअप करना है, इसमें मुश्किल से आपको कितना टाइम लगेगा आप खुद चूज करके देखिएगा। उस गोल के अकॉर्डिंग आपको अपने फंड्स चूज करने हैं। शेयर के लिए आपको मैं इसलिए नहीं सेलेक्ट करता हूं क्योंकि देखो भाई, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के आदमी हो जो कि अपर मिडिल क्लास में जाना चाहते हो। अगर नहीं होते तो आप इसको देखते ही नहीं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आप अपना और तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीधी और साफ बात करने वाला आदमी है। तो अगर आप देख रहे हो तो आप अमीरी की तरफ जाना चाहते हो, सो भाई आप इससे जुड़े हो, ये बहुत अच्छी बात है। बट अभी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपने जब अपना गोल सेट कर लिया, मुझे इतने टाइम पर इतना पैसा चाहिए, तो उसके बाद में आप ये देखिए कि कौन सा, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट कितना रिटर्न दे रहा है और कितने टाइम पर हमारा पैसा इतना हो जाएगा। अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। बट ध्यान रखें, वह फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसा होना चाहिए जो कि आपको चंद फीस के बदले सही राय दे दे। ये नहीं कि वो बोले कि हमारे थ्रू इन्वेस्ट करो, हमारे थ्रू, उसके थ्रू आज के जमाने में नहीं होता है। हाँ, अगर आदमी आपको सही राय देता है और जानकारी रखता है तो ठीक है, वो थोड़ी सी फीस का हक रखता है, ये मैं भी इस चीज का फेवर करता हूं। अगर आपको उससे भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फ्री ऑफ द कास्ट आपका पोर्टफोलियो मैनेज करके देंगे। लेकिन उसमें कोशिश यही करना, अपनी सोर्स ऑफ इनकम, अपना गोल, और हर एक गोल का पर्टिकुलर टाइम और उसका अमाउंट, ये आप करके देना। डेफिनेट है, आपको हम सही तरीके से पक्का आपको बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने इसके बाद में, गोल सेटअप होने के बाद में अपनी मेहनत, क्योंकि भाई देखो 24 घंटे सबके पास टाइम है, हमारे पास भी, आपके पास भी, सबके पास 24 घंटे टाइम है। तो आपकी अपनी मेहनत को बनाना है, मेहनत आपने करनी है। मैं चाहे कितना भी काम करूं ना करूं, लेकिन फिर भी अपने लिए टाइम में निकालता हूं। इसलिए निकालता हूं, देखो दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, दूसरा आपका इनकम बहुत जरूरी है, तीसरा आपका नॉलेज बहुत जरूरी है। तो आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट फंड लेंगे, सबसे पहले फंड का एलोकेशन लेंगे, इस टाइप के फंड में इतना मुझे रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज रिटर्न होता है। वैसे पास्ट रिटर्न, फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, बट ऐसा नहीं है। पीछे को देख करके ही आगे बढ़ा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपने करने के बाद में अपने कार्पस का एलोकेशन शुरू कर दें। एलोकेशन के बाद में उस चीज का ध्यान रखें, मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट आपका एसआईपी के थ्रू ही होना चाहिए अगर राइजिंग मार्केट है। क्योंकि एसआईपी के लिए कोई टाइम नहीं होता है, टाइमिंग नहीं होता है। मार्केट को टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ टाइम देना होता है। आपने टाइम दे दिया तो आपका कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बशर्ते कोई भी हो, किसी की इनकम कितनी भी हो, वो हर बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। आजकल छोटे छोटे फंड्स भी आ रहे हैं जो कि छोटे छोटे अमाउंट को आपके एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आपका गोल स्पेसिफाइड है तो आप पर्टिकुलर फंड में पर्टिकुलर अमाउंट डायरेक्ट फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है
कि हम अपने पोर्टफोलियो हमारा डाइवर्सिफाई कहाँ हुआ। यस, डाइवर्सिफाई के लिए देखो दोस्तों, जब आपका इमरजेंसी फंड हो गया, उसके बाद में आप इक्विटी में घुस गए। अब शेयर के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं चाहूँ तो आपको 2-3 शेयर बता दूं, अगर आपके पास 4-5 करोड़ रुपया है तो अभी बता दूं। लेकिन अगर किसी बंदे के पास 50,000 रुपया है या 5 लाख रुपया है, आप उसको तो एक एक पैसा सोच समझ करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा या नहीं। तो ऐसे आप राय नहीं दे सकते हो ना किसी बंदे को, पर्टिकुलर को। मार्केट आपकी जोखिम के अधीन है, और बंदे की जरूरतें हैं, उसकी नीड्स हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके माँ है, उसके बाप है, कई सारी उसकी जरूरतें हैं। तो आप उसको ये भी नहीं बोल सकते इतना आप जोखिम ले लो। उसने जोखिम लिया, लॉस में गया, उसके बाद में वो क्या करेगा, निकलेगा वहां से, भागेगा, तो हमें भी उस बंदे की आह लगेगी यार, हमें ऊपर वाले को जवाब देना है। इसलिए मैं कभी भी गलत राय नहीं देता हूं। हाँ, आपने सही तरीके से फंड को एलोकेट कर दिया है, बैंक को मैंडेट दे दिया है, आपकी एसआईपी जा रही है। जब गिरावट 10 to 20% हो जाए, जैसे मैंने आज सवेरे मना किया था कि नहीं, आपको अभी कॉल लेने की, आपको अभी चंक डालने की जरूरत नहीं है। जो पिछला सपोर्ट है वहां तक अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो माइनर कंसोलिडेशन है, और तीनों रीजन में मार्केट नहीं फॉलो होने वाली। देखिए नहीं हुआ, दुनिया कल चिल्ला रही थी ये है वो है, शाम को फ्लॉन धमाक, लेकिन नहीं। हमने बोला यार, हमने स्टडी करी हुई है, ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। सवेरे मैंने डाला वीडियो, और उसके बाद में 11 बजे के आसपास जो पब्लिश हो गया, होने दो, लाल निशान था, ये था, वो था, फिर भी मैं बोला नहीं, सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मेरा एक बैरोमीटर बिल्कुल सही काम कर रहा था। बीटीसी आज 43,000 को क्रॉस कर रही थी, कैसे मार्केट डाउन हो सकती है। एक असेट में पैसा जा रहा है तो दूसरे असेट में जाना ही जाना है। तो भाई दो चीजें मैंने बताई हुई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपका ये। आप दोनों बैरोमीटर को लेकर के चलिए, कुछ आप नॉलेज रखिए। देखो नॉलेज नहीं रखोगे तो कैसे आप करोगे, मैं कैसे जान लेता हूं, कैसे मेरा ये जो सच हो जाता है, कैसे, क्यों मैंने आप लोगों को मना किया। नहीं, कोई भी कॉल लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चंक डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा इतना बड़ा कोई फॉल नहीं हुआ है। 70 77 जो 70 जो है 77,500 यार, क्या मतलब जो कम है। 1000 पॉइंट सेंसेक्स में क्या होता है, 21,000 के आसपास आपकी चल रही है, निफ्टी चल रही है। क्या इसमें आप लोगे पोजिशन लोगे, ये क्या लमसम की कॉल लेने का वक्त है। ये गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। मार्केट जरूर करेक्ट होगी, आपको मौका देगी, और पिछले सपोर्ट पर भी जरूर जाएगी, ये भी नोट करिएगा, 100% जाएगी। वहां से जाकर के बेशक सीधे बाउंस बैक करेगी। चलिए अभी जो मुद्दा है उस पर चलते हैं। चलिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार मेरी वाइफ से किसी ने पूछा, उनकी सहेली ने, कि भाई साहब तो इतना देर तक इतना समझा लेते हैं, कहीं आवाज जा रही होगी खिड़कियों से। मेरी वाइफ ने बोला नहीं, इनको बस एक बार अगर फेस कर जाए ना तो इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ मेरे सामने पूरी क्लास है, एंड फिर शुरू हो गए, क्योंकि ये पढ़ते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, ये देखते रहते हैं, ये क्यूरियस है, ये उस चीज को प्रेडिक्ट करते हैं, और ये स्टडी करने के बाद में तब जाकर के लोगों को बताते हैं। उन्होंने बोला दीदी अच्छा भैया पढ़ते भी हैं। उन्होंने बोला हाँ, रात के 11-12 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, कई चीजें स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में तब करते हैं। चलिए ये बात तो हो गई, अपना घरेलू हो गई। तो अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन में आपको 3-4 चीजें करनी है कि इक्विटी में आपने अपना एलोकेशन बढ़ा दिया। अब उसमें एज का फैक्टर मैंने बताया हुआ, एज का फैक्टर माने रखता है, बंदा कम एज का है, एज के मुताबिक आप करिए। 100 आप मान लीजिए सीनियर, उसमें से एज को माइनस कर दीजिए, जितना बच रहा है उतना परसेंट जाने दीजिए इक्विटी में, क्योंकि कम एज है, बंदा इक्विटी का लोड ले सकता है। ज्यादा एज हो गई है, थोड़ा सा इक्विटी का एलोकेशन कम होना चाहिए। सपोज करिए 30 साल का बंदा है तो उसका 70% एलोकेशन किसी में होना चाहिए, इक्विटी में होना चाहिए। 50 साल का बंदा है तो उसका 50% होना चाहिए। 60 साल का अगर जवान है तो उसका कितना होना चाहिए, 60-40 होना चाहिए। मतलब 60 आपका किस में होना चाहिए, उसमें जो 60 साल का बंदा है तो 40% आपका इक्विटी में जाना चाहिए, 60% आपका सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा।
और इस प्रकार से जैसे आपका वहां से एलोकेट हो गया, तो जैसे जैसे जिसमें आपका प्रॉफिट होता जाएगा या जो बैलेंस होता जाएगा, जो पड़ना भारी पड़ रहा है उसको इधर से इधर, उसको इधर से इधर क्या करना है, साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो को चेक करना है, उसके बाद में बैलेंस कर देना है। बैलेंस करने के बाद में क्या होगा, एज के मुताबिक आपका क्या हो गया है, बिल्कुल बढ़िया हो गया है। उसके बाद में ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कितना और कहाँ कहाँ एलोकेट करो, हर चीज मैं टाइम टू टाइम आपको बताता हूँ। रही बात गोल्ड की, गोल्ड का यार देखो, गोल्ड एक हमेशा जो 10-12% मतलब रिटर्न देने वाला, बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब से ये सोवरिन गोल्ड बांड आया है ना, तब से मैं मानता हूं कि एक अच्छी चीज गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोवरिन गोल्ड बांड में एक तो यार जो आपने अमाउंट आज इन्वेस्ट किया है ना, 2-2.5% आपके खाते में बड़े आराम से आ जाता है, मेरा खुद का आ जाता है, एंड उसमें कोई डिले नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है यार, आपको गोल्ड वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपने ले लिया है। तीसरा क्या है, 150 रुपये आपको सस्ता मिल जाता है। तो गोल्ड जरूर अपने पोर्टफोलियो में 5% की वैल्यू जरूर दो। मैं तो बोलूँगा एज के मुताबिक, अगर आपकी एज थोड़ी हो गई है तो 10% की वैल्यू दो, गोल्ड को भी जगह जरूर दो। दूसरा यार, एक आरबीआई का गिल्ट फंड है, उसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे। एक्चुअली मैंने गिल्ट फंड में अभी तक डाला नहीं है, तो गिल्ट फंड के बारे में मैं खुद पहले उसको करता हूँ 2-4 महीने में, फिर उसके बाद में सोच रहा हूँ आखिर में है क्या ये गिल्ट, उसके बाद में करता हूँ। अभी मैंने उसको स्टडी भी नहीं करा है, मेरे एक मित्र बता रहे थे, तो अगर आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। एंड इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके, बैलेंस करके अगर आप चलेंगे ना, तो मैं सही बता रहा हूँ कि ये 10 साल लगता है कि चेंज होने में, ठीक है ना। 10 साल देखो, 4-5 साल तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा इक्विटी में, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखता ही नहीं, बट 10वें साल से ना आप मान करके चलिए आपका मैसिव ग्रोथ दिखाई देगा। लेकिन लोगों की कमी क्या होती है ना, जैसे उनका पेड़ फल नहीं देता है, पेड़ मतलब बढ़ता है ना, काट देते हैं, रीप कर देते हैं। और ये गलती मैंने कब किया था, 12-13 में मैंने किया था। 12-13 मैंने बोला यार ये मेरी कंपाउंडिंग लग गई, ये लग गई, और मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी में कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। जबकि वो प्रॉपर्टी जो उतना ज़्यादा मेरे को 2011 और 13 2 बार मैंने रीप किया प्रॉपर्टी के लिए। तो हालांकि ठीक है, प्रॉपर्टी है, बट मैं ये सोचता हूँ कि आज के टाइम पर अगर मैं ये सही तरीके से जैसा मेरा चल रहा था चलने दिया होता, तो आज के टाइम पर मैं उससे कहीं बेटर प्रॉपर्टी ले सकता था और कहीं बेटर उसका रेट जो है इंक्रीज हो सकता था। बट चलिए, एनी हाउ, प्रॉपर्टी कभी आपको नुकसान नहीं देती है। अगर मतलब इतना आपके पास हो जाता है, कहीं ले लेते हैं, तो प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, ये तो ही है, आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। लेकिन यार प्रॉपर्टी का वही है कि आप क्या करोगे, उसका एक टुकड़ा आपको जरूरत पड़ी तो आप बेचोगे क्या, नहीं बेच सकते हो। सोने का एक टुकड़ा बेचोगे क्या, इसलिए उसका एलोकेशन उतना होना चाहिए जितना जरूरी। म्यूचुअल फंड का क्या है, राइजिंग मार्केट हुई है, जितना चाहो उतना टुकड़ा बेचो, उसके बाद में मजे करो, घूमो फिरो, खर्चे करो, ये करो वो करो, प्रॉफिट कमाओ। जब तक आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन में है, तब तक आप थोड़ा सा आराम से रह लो, और जैसे ही राइज होती है निकालो, मजे करो, उसके बाद में चलने दो। तो ये होता है। लेकिन क्या करना, 10 साल तक कम से कम ग्रो होने देना है। 10 साल 15 साल में जो मैसिव हो जाता है ना, तब तक आप थोड़ी सी इच्छाओं को अपने कंट्रोल करो। मेन बात है, इच्छाओं को कंट्रोल करोगे ना, तभी जाकर के बात बनती है, तभी आपका बैलेंस होगा, चेक होगा और डाइवर्सिफाई होगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आ गई है। और मैं अभी आप लोगों से यार फ्रीली बात करता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, फ्रीली बात करता हूँ, फ्रीली वीडियो बनाता हूँ, फ्रीली आप लोगों को सलाह देता हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यार दोस्तों रिवार्ड जरूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब, आपको पता है। शुक्रिया।